नमस्कार बच्चों। आज के इस वेक्टर के वीडियो में आप लोग जो पढ़ने वाले हैं, शायद इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि इसमें पूरे वेक्टर को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इनको बिना जानकारी के अगर वेक्टर को पढ़ा जाए तो आप ये समझिए कि आपको बार बार पढ़ने के बाद भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेगी। आज के वीडियो में जो ये बताने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्री वेक्टर, और फिर पढ़ेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर अर्थात समान सदिश, उसके बाद यूनिट वेक्टर अर्थात एकक सदिश, और फिर पढ़ेंगे हम लोग स्थिर सदिश। ये जो चार प्रकार के वेक्टर हम एक ही साथ आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये पूरे वेक्टर को पढ़ने का नज़रिया ही बदल देगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। लेकिन शर्त रहेगी कि आप लोग एक एक चीज़ को जानते ही, भले ही आप वीडियो देख करके ना जानते हो, कहीं और से जानते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप लोग जानते हैं तो आप देखेंगे कि वेक्टर और 3D में आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी दूर। तो चलते हैं जरा फ्री वेक्टर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्री वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये क्या काम करता है वेक्टर में। बच्चों देखिए, फ्री वेक्टर जो आप लोग देख रहे हैं, पूरे वेक्टर में ही फ्री वेक्टर का प्रयोग करके हम लोग वर्क किया करते हैं। अभी आप लोगों को हम एक एग्जांपल के द्वारा भी इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्री वेक्टर होता क्या है। फ्री वेक्टर का मतलब है कि जैसे आपके पास कोई एक वेक्टर ये दिया गया है, ओके। जब आप लोगों के पास ये कोई वेक्टर है तो इसको, इसमें से दो पॉइंट होते हैं। इसमें से जो आप लोग स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखते हैं, जिसको हम लोग अगर ए डाल दें तो ये प्रारंभिक बिंदु है, और उसके बाद जो है पी है। तो इस ए बी के अब फ्री वेक्टर बनाए जाएंगे। फ्री वेक्टर में आप लोगों को ये जो प्रारंभिक बिंदु होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, इसको किसी अन्य पॉइंट पर कवर करना होता है। मतलब जैसे हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, ये बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को यहाँ बना के दिखा रहे हैं। जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, माना कि ये कोई पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया, तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लें, चौथा पॉइंट यहाँ पर ले लें, पांचवा पॉइंट यहाँ पर ले लें, और जितने भी पॉइंट आप लोग ले लेंगे तो उसमें से इन सभी इस वेक्टर के जो है फ्री वेक्टर बना देंगे। तो फ्री वेक्टर बनाने के लिए करना क्या होता है कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है, जैसे ए है, तो ये किसी दूसरे बिंदु पर हो जाए, लेकिन इसकी डायरेक्शन वही होगी। तो अब आप लोगों को हम बताते हैं इस ए बी वेक्टर का इन सभी बिंदुओं पर फ्री वेक्टर बना करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ए बी का हम लोगों को इस पॉइंट पर फ्री वेक्टर बनाना है। तो आप लोग इसमें से एक काम करिए कि ये जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, इसमें से हम लोग जो है, जैसे ये ले, ये देखिए, इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, परिमाण वही रहेगा, मतलब इसकी लंबाई जितनी है उतनी लंबाई इसकी भी होगी, और इसकी डायरेक्शन भी वही को होगी, और इसका केवल प्रारंभिक बिंदु चेंज हो जाएगा। तो इसका ये फ्री वेक्टर कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक और बना करके दिखाते हैं। इसका फ्री वेक्टर ए बी का ही फ्री वेक्टर है, और इस पॉइंट पर बनाते हैं। इसका प्रारंभिक बिंदु तो इस पॉइंट पर आ जाएगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। तो बताइए ज़रा, इसमें से हम लोग अगर ऐसे बना दें तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी वेक्टर जो मिलेगा आपको, ये भी इसका क्या हो जाएगा, फ्री वेक्टर हो जाएगा। और हम आप लोगों को बना करके दिखा रहे हैं कि जैसे आप लोग इसी ए बी का अगर फ्री वेक्टर यहाँ पर बनाना चाहें तो आप लोग यहाँ पर बना देंगे, लेकिन इसमें से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यही रहेगा। तो अब बताइए ज़रा, किसी भी वेक्टर को उठा करके किसी पॉइंट पर बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए रख दे जाए तो उसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर ए बी के कई सारे जो है क्या बनाए हैं, फ्री वेक्टर्स आप लोगों ने बनाए हैं। और भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग ये बना दें, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, एक ये बना दें। ये सारे ए बी के फ्री वेक्टर हैं। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट है आपके पास। हम लोग लेते हैं, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर, माने ए ओ है, और इस पॉइंट पर बोलेगा कभी कभी कि थ्री फोर्स लगाए गए हैं। इस पॉइंट पर तीन बल लगाए गए। जैसे एक बल लगा है मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में, दूसरा बल लगा है मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, ऐसे लगा है, और तीसरा फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में मान लीजिए ऐसे है। तो ये तीन फोर्स लगाए जा रहे हैं इस पर। इस फोर्स का नाम है, मान लीजिए काम कैसे होता है फ्री वेक्टर का, वो आपको समझाने जा रहे हैं। ये F1 है, ये F2 है, और F3 है। ये उस ओ पॉइंट पर तीन है, तो सब अपनी अपनी तरफ को घसीटने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग इनके जो फ्री वेक्टर्स हैं वो कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, बनाएंगे।
देखिए जरा, इनको अगर फ्री वेक्टर को एक जगह एक शेड्यूल से बनाया जाए तो कोई ना कोई आकृति यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। जैसे अब हम लोग जो है, ये जो फ्री वेक्टर है कौन सा है, ये ओ है, इसका नाम डाल OF निकाले। तो इसका फ्री वेक्टर हम लोग एक पॉइंट पर बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पर इसको हम लोग जो है फ्री वेक्टर बनाएंगे। तो देख लेते हैं। जैसे ये है तो इस पर हम लोगों ने बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए हमने यहाँ पर इसको बना दिया है। ठीक, आपको समझ में ये आ रहा होगा। अब दूसरा वाला जो वेक्टर आप लोग देख रहे हैं, इसमें से ये वाला वेक्टर है और इसका भी आप लोग फ्री वेक्टर बनाएंगे। तो पॉइंट इसमें से हम लोग अब ये ले लें, पॉइंट तो कहीं भी लिया जा सकता है। तो इसका जो टर्मिनल पॉइंट अर्थात अंत बिंदु है, यहाँ पर हम लोग OF2 का फ्री वेक्टर बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिए जरा, इस तरह से बनेगा। देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका ये फ्री वेक्टर बन जाएगा। अब इसके बाद तीसरा वाला जो वेक्टर है इसको भी हम लोग बना लेंगे, यानी OF3 है। तो अब आप लोग जरा ये बताइए कि हम लोग इसमें से ये वाला जो पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, इसके टर्मिनल पॉइंट में इसका इनिशियल पॉइंट ऐसे रख करके इसका भी फ्री वेक्टर हम लोग बना लेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ऐसे आप लोगों ने बना लिया। देखिए जरा ऐसे, इसी के डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। तो इस प्रकार से फ्री वेक्टर। और मान लीजिए जैसे एक वेक्टर यहाँ पर भी अगर ऐसे लगा होता कोई भी, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर इसको रख करके अगर ऐसे बना देते, तो बताइए जरा ये एक चतुर्भुज बन जाता, क्वाड्रिलेटरल की नहीं बन जाता। तो आप लोग जितने भी प्रकार के क्वेश्चन करते हो कि एक बिंदु पर लगे बल है, फोर्स एक पॉइंट पर लगे हुए हैं और ये चतुर्भुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, तो वो सारा फ्री वेक्टर के गेम से ही ये सारे बनाते हैं। तो इस प्रकार से तो ये हुआ फ्री वेक्टर क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्वल वेक्टर, यानी ये जो समान सदिश आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है समान सदिश। बच्चों इक्वलिटी पढ़ने के लिए आप लोगों को देखिए, आप लोगों ने शुरुआत में रियल नंबर कब बराबर होते हैं, पॉलिनोमियल कब बराबर होते हैं, दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं और दो सेट कब बराबर होते हैं, उसी प्रकार से वेक्टर एक न्यू ब्रांच, अलग ब्रांच है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर कब बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ये दिया गया है और दूसरा वेक्टर आप लोग मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है। ये दो वेक्टर हैं आपके पास और ये जो दो वेक्टर हैं ये कब बराबर होंगे, क्या क्या इसमें कंडीशन होगी। इन दोनों वेक्टर्स का हम लोग नाम भी डाल देते हैं। जैसे पहले वेक्टर का हम लोगों ने नाम ले लिया है, मान लेते हैं AB वेक्टर ले लिया है, इसका नाम ले लिया हम लोगों ने AB वेक्टर और दूसरा ले लिया है CD वेक्टर। तो बच्चों देखिए जरा, वेक्टर को बराबर होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि सबसे पहले जो AB की डायरेक्शन है, यानी AB की जो दिशा है, AB की डायरेक्शन ये सेम होना चाहिए। AB की डायरेक्शन व जो CD की डायरेक्शन है, CD की दिशा, ये कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। सेम का मतलब एक ही होना चाहिए, पहला तो यही है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और दूसरा जो इनके मैग्नीट्यूड हैं वो भी कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब मापांक। और ए बी जो सदिश आप लोग देख रहे हो, ये जो वेक्टर ए बी है और वेक्टर सी डी है, तो इसका जो मापांक होगा वो ए बी वेक्टर से आप लोग लिखेंगे और दूसरा जो है आप लोग इसको सी डी वेक्टर से लिखेंगे। अर्थात इनके जो डायरेक्शंस हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो अब कैसे कैसे वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, आप लोगों को बता दें। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जैसे दो वेक्टर अगर इक्वल हैं, अगर आप लोगों से बोल रहा है सबसे पहली चीज़, तो दो वेक्टर अगर इक्वल होंगे तो उसमें डायरेक्शन सेम होने की वजह से बच्चों वो पैरेलल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर अब वेक्टर है, तो ये वेक्टर ए बी है और वेक्टर सी डी है और ये दोनों वेक्टर बराबर है। तो इसमें से दो कंडीशन आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ और दूसरी चीज़, चूँकि वेक्टर तो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, और डायरेक्शन सेम तभी हो सकती है जब वो पैरेलल हो। तो इसमें से ये निकल के आएगा कि ए बी जो रेखा खंड होगा वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा, और चूँकि मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं इसलिए ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। मतलब दो वेक्टर बराबर होने से ये दोनों चीज़ें पता चलती हैं। दो वेक्टर बराबर होने से वो समांतर भी हो सकते हैं, या फिर बच्चों दोनों वेक्टर एक ही रेखा पर भी रह सकते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये एक लाइन है और इस लाइन पर जितने भी वेक्टर आप लोग बना सकते हो तो बना लीजिए, लेकिन वो सारे वेक्टर एक लाइन पर रहने वाले कोलिनियर कहलाते हैं और वो समांतर भी होते हैं। जैसे एक वेक्टर हमने यहाँ पर ये ले लिया है
और दूसरा वेक्टर अगर आप लोग लेना चाहें तो दूसरा वेक्टर आप लोगों ने ये ले लिया है। इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर है और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम है। तो एक लाइन पर वो समांतर होंगे और बराबर होंगे। और अगर ये वेक्टर मान लो जैसे अलग अलग है, यहाँ पर नहीं है, अलग अलग है, किसी स्पेस पर है, प्लेन पर है, तो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एक लाइन पर हो सकते हैं दोनों, और ये दोनों अलग अलग भी कहीं हो सकते हैं, या ये दोनों कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पर बनाया और दूसरा वेक्टर अगर हम यहाँ पर बना दें, इनकी डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। और भी अगर बनाना चाहे तो इनके फ्री वेक्टर्स ही हम लोग कह सकते हैं। जितने भी फ्री वेक्टर बना दोगे वो सारे वेक्टर इक्वल होते हैं, इनके जितने भी फ्री वेक्टर बना दिए जाए, ठीक है ना, डायरेक्शन सेम है इनकी, सबकी एक ही जैसी है, तो ये सब समांतर हो जाएंगे। तो अर्थात दो वेक्टर अगर बराबर होंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर अगर बराबर होते हैं तो उनके जो है डायरेक्शन सेम होने से वो समांतर हो जाते हैं। 1 मिनट। डायरेक्शन सेम होने के कारण वो दोनों कैसे हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, और मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण वो बराबर हो जाते हैं। ये हेल्प करता है समांतर चतुर्भुज वगैरह जो प्रमेय होती हैं उनको सिद्ध करने में करता है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। ये भी एक ऐसा वेक्टर है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन बोलती है वो ये बोलती है कि कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, वेक्टर है, और अगर इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो अगर एक इकाई होता है, हम लोग मान लेते हैं कि ये वेक्टर का नाम है माना ए बी है, और इस वेक्टर का जो परिमाण है, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर ए बी का, वो अगर एक आ रहा है तो ये एकक सदिश कहलाएगा। अगर इस वेक्टर को बच्चों ए से लिखा गया है तो इसके यूनिट वेक्टर को अलग से सिंबल दिया जाता है, ए कैप लिखेंगे। अगर इसको हम लोगों ने बी से लिखा हुआ है तो इसको बी कैप, और सी से लिखा हुआ है तो सी कैप। तो इसका मतलब है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को, इनके यूनिट वेक्टर को ए कैप, बी कैप और सी कैप से लिखा करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि जब हम लोग जो यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं तो आपको एक कोई भी वेक्टर दिया गया होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये यूनिट वेक्टर नहीं है लेकिन कोई भी वेक्टर है, ये कोई भी वेक्टर आप लोगों को दिया गया है। जैसे हम लोग ले लेते हैं ये ए बी वेक्टर है। अब इसी की डायरेक्शन में आप लोगों को चाहिए एक यूनिट वेक्टर। जैसे मान लेते हैं ये डायरेक्शन इसकी वही रखेंगे लेकिन इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसको यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको यही पॉइंट ले लिया और ये है माना इसका यूनिट वेक्टर। और ये जो ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये ए कैप है या ये ए कैप है और ये पूरा वेक्टर ए है। तो कुल मिलाकर के ये ए बी वेक्टर है वो ए है और ये ए कैप आपको निकालना है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, परिमाण कितना होता है, 1 होता है। अर्थात अब बताइए जरा, ए बी अगर वेक्टर है तो इसका जो परिमाण होगा ए बी की लंबाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। ए बी जो रेखाखंड आप लोग देख रहे हैं, इस रेखाखंड की लंबाई के बराबर ए बी का परिमाण होगा। और आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10 को अगर 1 बनाना हो तो डिवाइड कर दीजिए 10 से। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ए बी की वैल्यू है, ए बी का जो परिमाण है, वेक्टर ए बी का जो मॉडुलस है वो अगर 10 है, तो आप 10 से अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो आप लोगों को यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और यही यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बोलती है। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी सदिश आप लोगों को कुछ भी दिया गया हो और उस ए बी सदिश का यूनिट वेक्टर अगर आप लोगों को बनाना है तो उसी ए बी के परिमाण से भाग दे दीजिए। तो ये जो ए बी वेक्टर है इसका क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अर्थात ये ए कैप आप लोग निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों आप लोगों को मिला कि अगर किसी भी वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आप लोगों को आगे एग्जाम्पल में आएंगे तो हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे और जो और अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे। अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं तो गारंटी से बता रहे हैं आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि वेक्टर में या किसी भी चैप्टर जो भी देख रहे हैं प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दें
कि जैसे एक हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्योंकि वेक्टर को 2D और 3D दोनों में ही डील किया जाता है, तो मान लेते हैं ये जो है वाई एक्सिस है, इसको हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं, और ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है, मूल बिंदु ये है। तो ये आप लोगों को बता दें कि इनके एक स्टैंडर्ड नोटेशन लेते हैं। जैसे ओ आई एक वेक्टर बनेगा, ओ एक्स भी एक वेक्टर बनेगा, और ओ जेड भी एक वेक्टर बनेगा। आपको बताया गया है कि हर एक वेक्टर का क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। तो ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स की डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो जो है क्या बनेगा, वो आप लोग देखिए जरा। इसको हम लोग किस से लिखते हैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ओ एक्स एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्शन में अगर मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर है, ये, तो इसको पता है आई कैप से ही डिनोट किया जाता है। तो आप लोग सभी बच्चे ये नोट करके रख लें कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखा जाता है। और अगर बच्चों यही वाला वेक्टर अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होता, इस साइड को होता, मान लेते जैसे ये है, इस साइड को अगर होता, तो इसको माइनस आई कैप से लिखा जाता, ठीक है ना। तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई कैप से, और इस साइड तो एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या बनता है, आई कैप। ऐसा एक स्टैंडर्ड नोटेशन है और इसको माना जाता है, प्रूफ इसका कुछ नहीं है, माना जाता है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर आप लोग यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको आप लोग जे कैप से लिखेंगे। और अगर यही नेगेटिव डायरेक्शन में है तो सिमिलरली आप लोग इसको माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों अब मान लीजिए जैसे हम लोग तीसरा ले लेते हैं। तीसरा ये है कि जेड एक्स की डायरेक्शन में अगर आप लोग लेना चाहते हो, तो जेड एक्स की डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या बनेगा। तो जेड एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग जो है के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड एक्स की डायरेक्शन में है ये, और इसको हम लोग जो है के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोगों ने फाइनली ये समझ लिया होगा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से लिखा जाता है। जरूरत पड़ती है तो हम लोग निकालें। बच्चों इस यूनिट वेक्टर का प्रयोग क्या होता है कि आप लोग किसी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पता कर लिया तो आप लोग उसमें एंगल वगैरह या कोई यूनिट वेक्टर मालूम है तो उसी परिमाण का वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक कोई वेक्टर दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये वेक्टर दिया गया है, ठीक है ना, और इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर है तो इस पूरे वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक यूनिट वेक्टर ये दिया गया है, तो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आप लोग कोई भी वेक्टर निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो इसी की डायरेक्शन में अगर मान लो ये वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उसमें परिमाण के मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी वेक्टर अगर इसी की डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर है इसको आप लोग कहीं भी उठा करके लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इसकी सेम ही होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। बच्चों अब लास्ट में जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर को मतलब आपको ये समझना है कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। बच्चों देखिए जरा, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि इसकी हम लोग जो डीलिंग करते हैं, पहले वो समझो ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और क्यों आया। बच्चों यहाँ पर आप लोग जरा ये बताइए कि पूरा स्पेस ले लें या पूरा प्लेन ले लें। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आप लोगों को प्लेन लेकर के दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और इसी के बगल में आप लोग एक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम लोगों ने प्लेन भी लिया है और यहाँ पर क्या लिया है, स्पेस भी लिया है, दोनों आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर आप जानते ही हो कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आप कॉमन है, ये आप लोग समझ रहे हो, इसको आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को लेकर के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास एक पॉइंट ये है, 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 एक पॉइंट ये, इस प्रकार से स्पेस में अगर होगा तो ये सारे पॉइंट इधर 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 कहीं कहीं सारे इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बहुत सारे, मतलब पूरा स्पेस और पूरा प्लेन पॉइंट से मिलकर के बना होता है। तो बच्चों हम लोग करते क्या है कि एक जो है बेसिक
जो है पॉइंट एक, जिसको हम लोग यहाँ पर अक्सर मूल बिंदु कहेंगे, उसको फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फिक्स कर लिया है, और दूसरा यहाँ पर आप लोगों ने इसको यहाँ पर ओरिजिन ये फिक्स कर लिया है। तो इसी के सापेक्ष हर एक बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। जिसको सापेक्ष निकालते हैं उसको हम लोग अक्सर मूल बिंदु का नाम ही दिया करते हैं। तो मूल बिंदु के सापेक्ष आप लोग हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे पॉइंट देख रहे हैं, तो देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये ए मान लेते हैं हम लोग, और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जैसे ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर 3D में लेना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे कि इस पॉइंट का अगर निकालना है तो यहाँ से आप लोग इसको जोड़ दीजिए। तो इसमें से जो आप लोगों को ये वेक्टर मिल जाएगा, जो OA वेक्टर मिलेगा, आपने देखा कि ये जो वेक्टर OA मिला, ये इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष ही पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पर OA है, पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का है, ए का। तो इसी प्रकार से समतल पर, या इसी प्रकार से पूरे स्पेस पर, 3D पर, यहाँ पर हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लोग निकाल सकते हो। तो काम तो बच्चों पूरा का पूरा जो है ये पोजीशन वेक्टर से ही होता है। अब आप लोग यहाँ पर कुछ डायग्राम के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है। देखते हैं जरा। जैसे मान लो आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं इसका निकालना। तो मूल बिंदु से आप जोड़िए, मान लेते हैं पॉइंट बी है, तो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा इस बी का। अगर आपको निकालना है इसका पोजीशन वेक्टर, तो आप लोग इससे इसको जोड़ दीजिए, इस पॉइंट को मूल बिंदु से जोड़ दीजिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। मतलब मूल बिंदु से जिस पॉइंट को आप जोड़ देंगे तो आपको ये जो वेक्टर मिलेगा, जैसे यहाँ OA मिला है, यहाँ ये वेक्टर मिला है, यहाँ ये वेक्टर मिला है, तो ये कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। यानी कहने का मतलब कि किसी बिंदु के सापेक्ष किसी पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर को आप लोग पोजीशन वेक्टर कहते हो। इस प्रकार से आप लोग 3D में भी मान लीजिए इस P का निकालना चाहते हो, तो ये P का पोजीशन वेक्टर OP बनेगा, ये हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर जो है इसके बाद इसका निकालना चाहते हो तो ये बन जाएगा। आप मूल बिंदु से आप जिस पॉइंट को जोड़ दोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि सारा का सारा काम पोजीशन वेक्टर से ही होता है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर किसी मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। और आप लोगों को बता दें, इन सभी पोजीशन वेक्टर का फ्री वेक्टर बना बना करके हम लोग 3D में स्ट्रेट लाइन, प्लेन आदि का, इनका सबका जो है हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोजीशन वेक्टर का भी खेल समझ में आ गया होगा। ये सारे जितने भी देख रहे हो सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाले हैं कि देखिए ज़रा, यहाँ पर आया स्थिति सदिश ज्ञात करना, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे स्थिति सदिश ज्ञात करना। स्थिति सदिश का मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है AB के मध्य बिंदु का, या फिर आप लोगों को जो है इससे निकालना है। कुल मिलाकर के आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाई गई है। आप लोग इसको ठीक से अगर समझेंगे एक बार 2 बार देख करके, तो गारंटी है वेक्टर में आगे हमारी पूरी बात समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।